अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर, आवाज ओके जी, तो वेलकम टू द ऑनलाइन टीचिंग ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस क्लिनिकल फार्मेसी। आज के सेशन में हम कोर्स आउटलाइन देखेंगे और थोड़ी सी ओरिएंटेशन देखेंगे कि क्या वो गाइडलाइंस होंगी जिनको फॉलो करते हुए हम स्मूथली इस कोर्स की कंडक्शन जो है वो पॉसिबल बना सकते हैं। तो कोर्स आउटलाइन आपके पास फैकल्टी की तरफ से प्रोवाइडेड होती है 5 सालों की। आपके पास मौजूद है या नहीं? चलिए, तो क्लिनिकल फार्मेसी फोर्थ या फर्स्ट सेमेस्टर की जो कोर्स आउटलाइन है वो कोर्स आउटलाइन जो HEC की डिज़ाइन की हुई है और यकीनन जो आपको फैकल्टी की तरफ से प्रोवाइड की गई होगी उसकी भी ओरिएंटेशन या डिवीजन जो है वो इसी तरह की है। छह यूनिट में ये कोर्स जो है वो डिवाइडेड है 6 यूनिट्स में। पहला यूनिट हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन है क्लिनिकल फार्मेसी से, जनरल इंट्रोडक्शन। देन पेशेंट प्रोफाइल और पेशेंट काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स ड्रग सब्सटेंसेस के और उनके मेथड्स, उनके तरीक़ेकार, उनकी मॉनिटरिंग वगैरह।
वो उसमें शामिल है। देन इमरजेंसी ट्रीटमेंट में तीन चीज़ें हमारे पास हैं। एक आगे चल के हम और देख लेते हैं कि वो क्या तीन सब्जेक्ट्स हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट में। ड्रग इंटरेक्शंस एक बड़ा और इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है हमारे इस कोर्स आउटलाइन में। देन फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस ड्रग एरर्स और ड्रग इंटरेक्शंस जो है वो आपस में रिलेटेड है। तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास, जनरल इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी, उसमें इंट्रोडक्शन है क्लिनिकल फार्मेसी का। क्लिनिकल फार्मेसी से जो रिलेटेड टर्म्स हैं, उसके डेफिनेशंस वगैरह और बेसिक कंपोनेंट्स उसमें क्या क्या शामिल हैं कुछ। क्लिनिकल फार्मेसी का कंपैरिजन विद अदर क्लिनिकल फील्ड्स, और क्लिनिकल फार्मेसी की जो सर्विसेज हैं उसके स्कोप में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये हम देखेंगे हमारे जनरल इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी के फर्स्ट यूनिट में। देन इसके अलावा क्लिनिकल फार्मेसी की प्रैक्टिस के लिए जनरल गाइडलाइंस जो है वह कौन कौन सी मौजूद हैं। जनरल गाइडलाइंस तरीके का स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो कि मुतय्यन किए हुए हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ के। क्लिनिकल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बना रखी हैं फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए। वो गाइडलाइंस कौन सी हैं, वो गाइडलाइंस हमने इसमें देखी। लेबोरेटरी डेटा इंटरप्रिटेशन इसी यूनिट का हिस्सा है। इलेक्ट्रोलाइट्स मैनेजमेंट इसी यूनिट का हिस्सा है। देन क्लिनिकल लिटरेचर इवेल्युएशन, जिसमें तीन टाइप्स हैं हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लिटरेचर। क्या उनके क्राइटेरिया हैं इन लिटरेचर टाइप्स के, और किस तरह से उनको इवेल्युएट जो है वो किया जाना चाहिए, वो हम देखेंगे क्लिनिकल लिटरेचर इवेल्युएशन। देन इसी यूनिट में ड्रग इंटरेक्शंस है और मेडिकेशन एरर्स। अब इसमें से हम कुछ चीज़ों को इसी ऑर्डर में जो है फॉलो कर रहे होंगे, और कुछ चीज़ों को जो है वो सेपरेट यूनिट के तौर पर स्टडी कर रहे होंगे, और कोशिश करेंगे कि चीज़ें आपस में इंफॉर्मेशन जो है वो इंटर रिलेट होकर उसका फ्लो इस तरह से हो कि इंफॉर्मेशन रिलेट हो सके, टॉपिक्स एक दूसरे के साथ फ्लो कर सके। सेकेंड यूनिट में हमारे पास पेशेंट डिजीज प्रोफाइल है। पेशेंट डिजीज प्रोफाइल, पेशेंट डिजीज प्रोफाइल के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मेन हेडिंग्स या मेन इंफॉर्मेशन उसमें कौन कौन से आनी चाहिए, उसको इंटरप्रेट करना पेशेंट डिजीज प्रोफाइल में जो सेकंड यूनिट है हमारा। केस हिस्ट्री किस तरह से ली जानी चाहिए, क्या उसका प्रोसीजर है और क्या उसके कंपोनेंट से कौन सी उसमें मेन इंफॉर्मेशन शामिल होनी चाहिए, केस हिस्ट्री। ये केस हिस्ट्री एक डिजीज से ज़्यादा ड्रग रिलेटेड हिस्ट्री है। ड्रग से रिलेटेड जो हिस्ट्री होगी पेशेंट की, उसको किस तरह से लेना चाहिए। देन हम मूव कर जाएंगे ड्रग प्रोफाइल पे। 25 इम्पोर्टेंट मेडिकेशंस का जो है वो आउटलाइन हमें मिली हुई है। 25 मेडिकेशंस उसमें कम से कम होनी चाहिए। ठीक है जी, और ये ज़्यादातर जो है इसको हम जो इसका कंसेप्ट है वो प्रेजेंट करके, और ज़्यादातर चांसेस इस बात के हैं कि ड्रग प्रोफाइल को हम लेकर जाएंगे असाइनमेंट्स की तरफ। ड्रग प्रोफाइल को समझने के बाद और फिर असाइनमेंट्स इसकी बना के एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट पे जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रोफाइल्स बना के आप इसको कंपाइल करेंगे, और एक जगह कंपाइल करके फिर उसे आप अपनी नॉलेज के लिए भी और एग्जामिनेशन पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे। देन पेशेंट काउंसलिंग हमारा एक छोटा सा यूनिट है, पेशेंट काउंसलिंग, उसे हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड यूनिट। देन जो थर्ड यूनिट है हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग्स एंड सर्विसेज। ये पॉसिबिलिटी है कि हम थर्ड यूनिट को एज अ सेपरेट यूनिट ना स्टडी कर रहे हों, बल्कि जो लिटरेचर एवेल्युएशन जब हम कर रहे होंगे उसमें टाइप्स ऑफ लिटरेचर्स और टाइप्स ऑफ स्टडीज जब उसमें आ जाएंगी यहाँ पर इस वाले पर, तो हो सकता है कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स को क्लिनिकल लिटरेचर एवेल्युएशन में कवर कर जाएं, और क्लिनिकल ट्रायल्स को
एज अ सेपरेट एंटिटी जो है वो स्टडी ना करना। तो फोर्थ यूनिट हमारा इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जिसमें कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, कोल्ड ब्लू है और सीवियर इंजरीज है। इन तीन चीज़ों की जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, इसका इंट्रोडक्शन आप हमारे फोर्थ यूनिट में देखेंगे। ओके जी, देन फिफ्थ यूनिट हमारा डेडिकेटेड है ड्रग इंटरेक्शंस। ड्रग इंटरेक्शंस का इंट्रोडक्शन, उसके हवाले से जो ओरिएंटेशन है, देन मैकेनिज्म, चार उसके मैकेनिज्म्स हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स डायनामिक्स पर डिपेंड करते हुए वो मैकेनिज्म्स हम स्टडी करेंगे, और क्या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ड्रग इंटरेक्शंस को। इसके साथ साथ ड्रग इंटरेक्शंस की सीवियरिटी, उनके लेवल्स और उनके टाइप्स, एंड देन फार्मासिस्ट का क्या एक एक्सपेक्टेड रोल है ड्रग इंटरेक्शंस को मैनेज करने के लिए, उनको इवेलुएट करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए। ये हम देखेंगे ड्रग इंटरेक्शंस में। देन फाइनल यूनिट है हमारा जी फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में हम उसका स्कोप, डेफिनेशन और फार्माकोविजिलेंस के क्या एम्स हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों इम्प्लीमेंट की जाती है, उसको हम स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ जो एडवर्स रेगुलेशंस की डिफरेंट क्राइटेरिया है, डेफिनेशंस हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, इनकी जो क्लासिफिकेशंस वगैरह हैं, वो सारी हम फार्माकोविजिलेंस में देखेंगे। ठीक है जी। फार्माकोविजिलेंस में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को डिटेक्ट करने का तरीका, उनकी सीवियरिटी को डिटरमाइन करने का तरीका और उसकी रिपोर्टिंग का सिस्टम, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, इन दोनों गाइडलाइंस में हम इसको रिपोर्ट करने का तरीका देखेंगे। ठीक है जी, तो ये लिस्ट है हमारे पास हमारे टॉपिक्स की अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स आउटलाइन। अच्छा जी, रीडिंग सोर्सेस हमारे पास क्या होंगी? वैसे क्लिनिकल फार्मेसी के लिए क्लिनिकल गाइडलाइंस जो हमने पढ़नी भी है, उनकी ओरिएंटेशन भी लेनी है, फार्मेसी प्रैक्टिस की गाइडलाइंस भी और क्लिनिकल गाइडलाइंस दोनों जो है वो क्लिनिकल फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस सेमेस्टर में क्लिनिकल गाइडलाइंस इटसेल्फ बहुत ज़्यादा रिफर नहीं की जा रही होंगी इस सेमेस्टर। प्राइमरी लिटरेचर जो कि आर्टिकल्स हैं, उनको रेफर किया जा सकता है अगर वहाँ से कोई मटेरियल में आपको पढ़ा रखा होगा, तो उसका रेफरेंस आपको दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उसकी कॉपी भी आपको सॉफ्ट कॉपी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो 3 टेक्स्ट बुक मेनली रेफर की जा रही होंगी, उसमें से सबसे ज़्यादा जो इस सेमेस्टर में रेफर की जा रही होगी वो क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स है, केट पिल्सी की और केविन फॉर्सन की। ठीक है जी, इसे इसका जो 5th एडिशन है वो किसी और ऑथर के नाम से आता है, और लाइब्रेरीज में भी शायद जो है वो 5th एडिशन अभी अवेलेबल होगा यूनिवर्सिटी के। राइट, देन इसके अलावा जो कम रेफर हम कर सकते हैं वो फार्माकोथेरापी, पैथोफिजियोलॉजिक अप्रोच, टीपीओ की बहुत ऑथेंटिक बुक मानी जाती है फार्माकोथेरापी में। देन कोडा किमले एलिजेंस की अप्लाइड थेराप्यूटिक्स, दोनों बुक्स का जो पैटर्न है वो तकरीबन सेम ही है। डीबीओ की जो फार्माकोथेरापी है वो ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा पॉपुलर है क्लिनिकल फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सेमेस्टर में हम ज़्यादा जो रेफर कर रहे होंगे वो विट्सी और हर्सन की क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स। जी, उसूली तौर पर ये चूंकि टेक्स्ट बुक्स की जब बात होती है तो टेक्स्ट बुक्स ये कॉमन टेक्स्ट बुक्स हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। उसूली तौर पे आप खुद जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टेक्स्ट बुक से मटेरियल्स को अरेंज कर। हाउएवर मैं जहाँ कहीं भी चैप्टर्स रेफर कर रहा होगा तो उनकी सॉफ्ट कापीज आपको पोर्टल पे अवेलेबल कर रखा। ठीक है, अब आइए कि जी इस कोर्स की असेसमेंट किस तरह से डिपेंड करता है। कोविड के हवाले से जो भी सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस पर जो भी नेशनल और हमारी अपनी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज हैं
जो ऑन स्पॉट पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जा रही होंगी उसी को फॉलो करते हुए इस कोर्स की असेसमेंट की जाएगी। इंटरनल एवेल्युएशन के लिए असाइनमेंट्स और क्विज़ेस जो है वो लिए जा सकते हैं जब तक कि हम ऑनलाइन, अगर हम फिजिकल क्लासेस ऑन कैंपस टीचिंग की तरफ चले जाते हैं तो इंटरनल एवेल्युएशन का क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। अदरवाइज हमारे पास इंटरनल एवेल्युएशन के लिए असाइनमेंट्स और क्विज़ेस जो है वो लिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो प्रेजेंस है आपके इंटरेक्टिव सेशंस में और जो पार्टिसिपेशन है इसको नोटिस किया जाएगा और ये ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद होगी और ये किसी भी तरह से ज़ाया नहीं की जाएगी, इसका बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जी ओके जी। और आपकी जो असेसमेंट के जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे उसमें अगर आपके 100% मार्क्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स हैं, तो वो आपके अपने मार्क्स होंगे। किसी भी तरह से वो मेरी तरफ से इजाफी मार्क्स नहीं होंगे, आपकी अपनी मेहनत के होंगे, आप खुद उसको डिजर्व करते हैं। अगर असेसमेंट के बाद किसी भी तरह से आपकी आउटकम अगर इनसफिशिएंट मार्क्स की सूरत में आती है तो ऑब्वियसली आपने हमेशा अपने आप को पहले एनालाइज करना होगा इंस्टीड ऑफ मेकिंग एनी अनजस्टिफाइबल मार्क्स और कमेंट्स। ठीक है जी। यूनिवर्सिटी लेवल पे आप मौजूद हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री के ऑलमोस्ट 50% जो है वो आप कवर कर चुके हैं, फाइनल स्टेजेस की तरफ मूव कर रहे हैं। आप खुद जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी परफॉर्मेंस के। मेरे एंड से स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें होंगी उनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन जो आपकी ऑन पेपर परफॉर्मेंस आएगी उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स हों या चाहे वो इनसफिशिएंट मार्क्स हो, दोनों सूरतों में उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर जो है वो पड़ती है। मुझसे आप किसी भी तरह का कोई भी ग्रॉस या एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ना इंटरनल इवैल्यूएशन में और ना ही फाइनल एग्जामिनेशन। पर्टिकुलरली जब आपकी क्लास का अगर ओवरऑल इमेज जो है वो एक नेगेटिव एटीट्यूड के तौर पे बना हुआ हो, ग्रॉस मार्क्स या एक्स्ट्रा मार्क्स अगर नहीं मिलेंगे तो पूरी क्लास में से किसी को नहीं मिलेंगे और मिलेंगे तो पूरी क्लास को मिलेंगे। कोई इसमें इंडिविजुअल कोई केस जो है वो किसी भी तरह का नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि जब बात होती है एटीट्यूड की तो उसमें ओवरऑल आपकी क्लास का एटीट्यूड का इमेज जो है वो किस तरह का बनता है, राइट। अदरवाइज 95+% केसेस पर आप मुझसे किसी भी तरह का कोई भी अनड्यू फेवर जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कभी भी। अच्छा जी, ये एक कॉमन सवाल है, बार बार पूछा जाता है, रिपीटेडली मालूम किया जाता है और अगर डिफरेंट ओकेजन्स में एक इंटरेक्टिव सेशंस में बताया जाए तो भी घूम फिर के हर कोई अपनी अपनी इंडिविजुअल जो है इस बारे में तसल्ली करना चाहता है। इसलिए मैं इसको आज फर्स्ट सेशन में इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फाइनल एग्जामिनेशन जिस तरह से होते हैं अगर इसी तरह से होंगे तो उसका जो पैटर्न होगा उस पैटर्न में 40% ऑब्जेक्टिव है और 60% सब्जेक्टिव है। 40% ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि उसमें तमाम के तमाम जो है वो बेस चॉइस क्वेश्चन, वन बेस क्वेश्चन ट्रू फॉल्स नहीं होंगे, सिर्फ 40% ऑब्जेक्टिव होंगे। 40% ऑब्जेक्टिव में 100 के 100% जो है वो बेस चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देन 60% जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है हमारा उसमें डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस स्टैंडर्ड डेफिनेशंस जो हैं वो अप्रिशिएट की जाती है हमेशा जब डेफिनेशंस की बात हो। शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स और रीजनिंग इसके अलावा हो सकती है जिसमें आप अपने वर्ड्स में आंसर्स को जो है वो लिख सकते हैं। डेफिनेशंस की जब बात होती है तो उसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को हमेशा प्रिफर किया जाता है क्योंकि डेफिनेशंस में एक वर्ड आगे पीछे होने से उसकी जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट हो जाती है या उसकी जो कवरेज है किसी भी चीज़ की
वो डिफरेंट हो जाती है वर्ड्स के आगे पीछे होने से। ठीक है जी, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स में ज्यादातर हमारे पास बिल्कुल सीधे सीधे आंसर्स होते हैं जब हम बात करते हैं क्लिनिकल फार्मेसी की। तो बिल्कुल सीधे आंसर्स होते हैं कि जी ये डिफाइन कर दीजिए, ये डिस्क्राइब कर दीजिए, इन दो चीजों के दरमियान फर्क बता दीजिए। ठीक है जी। या अगर वैसे हमारे पास कोई केस स्टडीज इस तरह की नहीं है, उसमें ज्यादातर हम जो सिंपल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उन्हीं की तरफ ले सकते हैं। रीजनिंग ज्यादातर हमारे पास रीजनिंग के सवाल जो है वो आ सकते हैं ड्रग इंटरेक्शंस का जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड। ठीक है जी। और अदरवाइज अगर कोई और भी टॉपिक हुआ तो वो मैं आपको जब वो टॉपिक स्टडी कर रहे होंगे तो वहां पर आपको इंडिकेट इसके बारे में कर दूंगा। अच्छा जी। ओके। तो ये बात हम क्लियर कर चुके हैं कि डेफिनेशंस जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अप्रिशिएट की जाती है। बाकी जो चीजें हैं वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त उसकी ये होगी कि आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए। उसका जो आंसर है वो रिलेवेंट होना चाहिए, सवाल के मुकाबले में जो सवाल किया गया है उससे रिलेवेंट होना चाहिए। और अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, जो सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी है वो उसमें अप्रोप्रिएटली यूज की गई है। अपने वर्ड से हर किस मतलब ये नहीं होगा कि लैंग्वेज बिल्कुल ही जो है वो स्ट्रिक्ट लैंग्वेज हो जाए या बिल्कुल ही कॉमन लैंग्वेज की तरफ चली जाए। जो सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी की जो ब्यूटी है वो आपके आंसर में इंडिकेट होनी चाहिए। ठीक है जी। अब हमारे पास एक सवाल है यहाँ से यहाँ से जो मैंने आपको बात बताई है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के हवाले से, उससे रिलेटेड एक सवाल है हमारे पास। आल्दो कि ये हमारे इस टॉपिक का नहीं है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इस टॉपिक का नहीं है, हमारे अपने टॉपिक्स का नहीं है। सवाल ये है कि हैबिट फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है जी। आप सपोज कीजिए कि फाइनल एग्जामिनेशन में आपसे ये सवाल पूछा गया, या चले सवाल पूछे जाने से पहले इस तरफ आते हैं कि अगर आपके पास ये स्लाइड हो तो आपको ये स्लाइड एज इट इज दे दी जाए और इसको मैं किसी भी तरह से जो है वो डिस्क्राइब ना करूं, इस पे किसी भी तरह की कोई बात ना करूं, तो क्या इस स्लाइड पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन से आप इसका जवाब समझ सकते हैं कि हैबिट फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने का जो जवाब नीचे लिखा हुआ है, क्या आप ये सारी इंफॉर्मेशन समझ सकते हैं? नो सर। नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? सर क्योंकि पूरा इसको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, जस्ट हेडिंग्स हमें दी हुई, तो इसमें हमें डिटेल्स नहीं मिल रही। ओके। ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका पॉइंट। इसी तरह से बाद औक़ात ऐसा होता है कि मेरे सेशन में या किसी भी टीचर के जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं उसमें कोई टॉपिक इसी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ होता है। टीचर ने सिर्फ उसको एक असिस्टेंस के लिए एक स्लाइड बना रखी होती है जिसमें इंफॉर्मेशन बुलेटेड पॉइंट्स की सूरत में मौजूद होती है। ठीक है। टीचर उसको उसके ऊपर बात करता है, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करता है। ठीक है जी। जो उसका कंसेप्ट है उसको डिलीवर करने की कोशिश करता है और इंफॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड प्रोवाइड करता है विद हेल्प ऑफ सर्टेन बुलेटेड इंफॉर्मेशन। अब अगर यही सवाल उठ के फाइनल एग्जामिनेशन में आ जाता है और कोई स्टूडेंट सिर्फ एज इट इज इसी को छापा मार देता है और ये स्लाइड 100% एज इट इज लिख के अगर वो ये समझता है कि उसने अब वो बहुत अच्छे मार्क्स डिजर्व करता है या आपको बहुत अच्छा उसका पेपर हो गया है, तो दरअसल ये एक गलतफहमी होगी उस स्टूडेंट की। द रीजन बीइंग कि इस तरह के जवाब से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियरली नहीं डिलीवर होती। ठीक है जी। जी ओप्पो ए3 एस, फरमाइए जी, आपने हैंड रेस किया। कहाँ गए ओप्पो ए3?
ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है एक इनकम्प्लीट आंसर। इस आंसर से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं निकलती, जिस तरह से कि यहाँ पर इस स्लाइड में इस सेशन के दौरान कोई इंफॉर्मेशन आपके पास निकल के नहीं आ रही। इसी तरह से अगर ये एज इट इज इसी तरह से इसका आंसर बन जाए फाइनल पेपर में, तो वहाँ भी कोई इंफॉर्मेशन इससे निकल के नहीं आती है, और इसलिए इसके मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 0 बनते हैं। कम से कम हमारा जो क्लिनिकल फार्मेसी का सब्जेक्ट है उसकी ये बात हो रही है, कम से कम। दूसरा हमारे पास सवाल है बड़ा सिंपल सा, कि कितने प्रोविंसेस और कितनी फेडरल टेरिटरीज हैं पाकिस्तान में। ठीक है, उसके जवाब में एक एक एग्जाम्पल के तौर पे एक जवाब लिखा हुआ। आप इसको ज़रा रीड करें और मुझे बताइए कि ये जवाब कैसा है। आप सपोज कीजिए कि ये 5 मार्क्स का है और आप इस जवाब के बाद कितने मार्क्स देंगे। सर इनअप्रोप्रिएट है ये। सर मेरे हिसाब से आंसर ठीक नहीं है। ऑलराइट, क्यों ठीक नहीं है आपके हिसाब से? सर इसमें प्रॉपर एक तो जो है वो पैटर्न यूज नहीं किया हुआ है, दूसरा केस के अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की हुई है, और कुछ अनवांटेड चीजें भी दी हुई है जो नहीं पूछी हुई। ऑलराइट, तो कितने मार्क्स देंगे आप इन 5 के अगेंस्ट? सर 2 या फिर 1। 2 या फिर 1? ओके जी। और कोई ऐसा बंदा जो 2 से ज्यादा मार्क्स देना चाहे भाई? कोई है ऐसा सखी? सुमैया, आसिफ? जी सर। बेटा, आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे इस जवाब में? सर मैं 1.5 मार्क्स देना चाहूंगी, क्योंकि इसमें जो पूरी इंफॉर्मेशन है ऑलमोस्ट वो सारी अनवांटेड इंफॉर्मेशन है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमारे क्वेश्चन से रिलेट कर रही है। ठीक है, देन व्हाई 1.5 मार्क्स? सर वो बस क्योंकि फेडरल टेरिटरीज के बारे में वो थोड़ा सा लिखा है, तो उसकी वजह से मार्क्स दे सकते हैं थोड़े से 1.5 कि बाकी, लेकिन ऊपर जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हमारे क्वेश्चन को रिलेट नहीं कर रही है। ठीक है, मरियम फातिमा, आप 2 मार्क्स क्यों देंगे भाई? सर मैं इसलिए 2 मार्क्स, 2 मतलब 1 या 2 तकरीबन इसमें मैं कह रही हूँ, या तो 1 या तो 2। वो इसलिए सर क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है, एटलीस्ट कम से कम इन्होंने जो 2 प्रोविंस है उसका नेम दिया हुआ है। लेकिन ये कि सर इसमें इन्होंने बस ये चीज़ अपने बारे में बताई हुई कि मैं कहाँ रह रही हूँ और मतलब मुझे क्या पसंद है एंड ऑल दैट। तो मेरे ख्याल से तो खैर से मार्क्स नहीं बनते। अच्छा, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से भी इस तरह के आंसर में आल्दो की इंफॉर्मेशन ठीक है, ये इंफॉर्मेशन में कहीं कोई खराबी नहीं हो सकती, लेकिन ये कम्प्लीटली इररिलेवेंट है और मेरे हिसाब से इसमें 0 मार्क्स हैं। अगर मेरे पास इस तरह का कोई जवाब आएगा, वो चाहे 10 पेजेस के ऊपर लिखा हुआ हो, चाहे पूरी की पूरी कॉपी एक ही सवाल के जवाब में लिख डाली हो, ऐसे जवाब के लिए मेरी मेरी तरफ से मार्क्स 0 है। द रीज़न बीइंग कि जब तक इसमें ये बात नहीं आती कि 4 प्रोविंसेस हैं और एक फेडरल टेरिटरी है, तब तक ये आंसर तस्लीम नहीं किया जा सकता। जब तक कि सवाल को सामने रखें और जब तक जवाब में ये इंफॉर्मेशन ना आ जाए, तब तक उस जवाब को जवाब तस्लीम नहीं किया जा सकता। सारी बातें सिर्फ हवाई बातें कहलाएंगी, वो फिर चाहे ठीक हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, करंट टॉपिक से रिलेटेड हो, लेकिन वो जो जवाब का क्राइटेरिया, आंसर का जो क्राइटेरिया है, उसमें किसी भी तरह से फॉल नहीं होगा। तो अब अगर कोई इस तरह के इररिलेवेंट आंसर लिखे, फिर वो चाहे 5 पेज के ऊपर लिखे, उसका बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जा सकता किसी भी तौर से।
और जी कंटिन्यू करते हैं हमारे अब सेशंस के हवाले से थोड़ी सी हम बात करेंगे। हमारे जो सेशंस होंगे, मैं कल सियाज को ये बता चुका हूँ कि हमारे जितने भी, और गूगल क्लासरूम पे भी ये अनाउंसमेंट मैंने लिख रखी है कि हमारे जितने भी यूनिट्स हैं हमारे टाइम टेबल में, वो तमाम के तमाम इंटरेक्टिव सेशंस होने हैं। राइट, तमाम के तमाम इंटरेक्टिव सेशंस होने हैं अनटिल अनलेस कोई बहुत ही बड़ी कोई मुसीबत आ जाए, कोई बहुत ही बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ जाना पड़े। अदरवाइज तमाम के तमाम जो है इंटरेक्टिव सेशंस ही हुआ करेंगे। जो हमारा टाइम टेबल है, जो करंट टाइम टेबल है, अगर अपडेट हो जाता है उसमें यूनिट्स आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जो भी करंटली एप्लीकेबल या करंटली एक्टिव टाइम टेबल होगा फैकल्टी की तरफ से, उसी को फॉलो करते हुए इंटरेक्टिव सेशंस होंगे। इसी वजह से किसी भी इंटरेक्टिव सेशन के लिए कोई एडवांस्ड कंफर्मेशन की ज़रूरत जो है वो नहीं मौजूद होगी। हाँ, किसी वजह से अगर सेशन नहीं कंडक्ट किया जा सकता, जैसे कि कल के सेशन के चांसेस हैं कि वो ना किया जा सके, फॉर द रीज़न बीइंग अ डिपार्टमेंटल मीटिंग इन फैकल्टी, फिजिकल उसमें प्रेजेंस क्योंकि चाहिए, तो हो सकता है कि वहाँ जाने की वजह से कल का सेशन ना हो। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो एडवांस में दी जाएगी इंशाल्लाह। गूगल क्लासरूम के थ्रू जो है वो वहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा और CR/GRs को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा प्रॉपर टाइम। ठीक है जी। देन गूगल क्लासरूम का हमने पेज जो है वो क्रिएट कर दिया है। जब तक कि हमारा LMS नहीं डेवलप हो जाता तब तक हमारी सारी रिकॉर्डिंग्स, सारे स्लाइड्स, सारे चैप्टर्स, जो भी मटेरियल, जो भी इंफॉर्मेशन है वो गूगल क्लासरूम पे शेयर की जा रही हो। ये गूगल क्लासरूम डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा या उसको फर्दर अपडेट नहीं किया जाएगा जब हमारा LMS एक्टिव हो जाएगा, तो हम LMS की तरफ मूव कर जाएंगे और कोई क्लासरूम को फर्दर जो है अपडेट नहीं कर रहे होंगे। देन जी, ये एक बार फिर ये पॉइंट हमारे सामने आ गया है, इसलिए इसकी जो सीवियरिटी और इसकी जो सीरियसनेस है उसको आपको बड़ा सीरियस लेना चाहिए और उसको मजाक में हरगिज़ जो है वो नहीं उड़ाइएगा कि आपकी जो प्रेजेंस है और आपकी जो पार्टिसिपेशन है इंटरेक्टिव सेशंस में, इसको नोटिस किया जाएगा और इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। मेरे लेवल पे कम से कम किया जाएगा, हमारे क्लिनिकल फार्मेसी के कोर्स के लिए लाजिमन किया जा रहा होगा और उस रिकॉर्ड को, उस प्रेजेंस और पार्टिसिपेशन को इंशाल्लाह किसी भी तरह से ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा और जो डिज़र्व करते होंगे उनको उनका बेनिफिट मिलेगा, जो नहीं करते होंगे वो उनको ऑब्वियसली कुछ भी नहीं मिलेगा इस हवाले से। अच्छा जी, तो ऑनलाइन अटेंडेंस जो है वो फ्यू क्लिक्स में हो जाती है। यहाँ पर जो हो रही होगी स्नैपशॉट की सूरत में हो रही होगी, फ्यू क्लिक्स में हो जाएगी। इसलिए जिस वक्त अटेंडेंस होगी उस वक्त या तो आप एब्सेंट होंगे या आप प्रेजेंट होंगे विदाउट एनी रीज़न। क्या अगर आप नहीं थे तो आपका रीज़न क्या था, उसकी कोई ज़रूरत जो है वो नहीं होगी हमें। फॉर एग्जाम्पल कोई ये कह सकता है कि जी मैं लास्ट 40 मिनट्स में तो मौजूद था, बस जिस टाइम पे अटेंडेंस हुई उस टाइम पे मेरी लाइट चली गई या नेट बंद हो गया या बारिश आ गई या सैलाब आ गया, जो भी होगा हमारे पास ऐसा, मेरे पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं है जिसके तहत मैं अटेंडेंस लेने के बाद फिर अलग से किसी को मेंशन कर सकूं कि जी इसकी बारिश की वजह से जो अटेंडेंस रह गई या इसकी लाइट की वजह से अटेंडेंस रह गई। इसलिए जब अटेंडेंस होगी तो या तो आप एब्सेंट होंगे या प्रेजेंट होंगे, रीज़न उसका चाहे कोई भी हो, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकेगा क्योंकि कोई इस तरह का सिस्टम मेरे पास अलग से मौजूद नहीं। आपने सेशंस ज्वाइन करने हैं प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ, जैसे कि आज के सेशन में हमारे पास कौन कौन से मॉडल मौजूद हैं भाई, देखते हैं। ओके ओके, चले, अच्छा मेरा ख्याल है अभी तो कोई मॉडल नज़र नहीं आ रहा। अदरवाइज आपने जो सेशंस ज्वाइन करने हैं अपने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन से ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी, आपने सैमसंग नहीं बनना, आपने मोटो नहीं बनना, आपने कोई Z सीरीज़ नहीं बनना, आपने कोई iPhone X नहीं बनना, कोई iPhone 11 नहीं बनना, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं बननी। अगर आपने जो ये वाली बात हमने की है, ये वाली,
ठीक है जी। इसको इम्प्लीकेट या इसका बेनिफिट अगर आप लेना चाहेंगे तो ऑब्वियसली आप अपना प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन भी आपकी चाहिए होगी। सैमसंग के नाम से मैं आपको पहचान नहीं सकूंगा या किसी भी और मोबाइल के नाम से। और जी जब आपको कोई क्वेरी होगी, कोई इनपुट होगी सेशंस के दौरान, तो ज़्यादा अप्रिशिएटेड है कि आप रेस हैंड रेस करें, और जब आपको टाइम दिया जाए तो उसमें वॉइस इनपुट के थ्रू जो है वो आप अपना क्वेश्चन करें या किसी भी तरह की इनपुट दें। सेशंस के दौरान कोशिश करें कि टेक्स्ट जो है वो ना किया जाए, क्योंकि ये पे उस फ्लो को जो है वो तोड़ देता है। ठीक है जी। अनटिल अनलेस कि अगर आप समझें कि कोई बहुत ही ऐसी बात है जो कि डायरेक्ट आपने मुझसे कर दी हो, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो कोशिश कीजिएगा कि टेस्ट जो है वो कम से कम यूज़ किए जाएँ और वॉइस इनपुट ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज की जा सके। ठीक है जी, तो इस सेशन में हमारे पास 2 मिनट है। हम कोशिश करते हैं जल्दी से इस सेशन की अटेंडेंस लेने की। ओके जी, तो ये अटेंडेंस हमारे पास होगी। आपने यकीनन ऑब्जर्व कर दिया होगा कि ये फ्यू क्लिक्स पे जो है वो अटेंडेंस सारी की सारी इस सेशन की होगी। ये सेशन जैसे ही क्लोज होगा उसके बाद आप दूसरा सेशन जो है वो ज्वाइन कर देंगे। ठीक है जी, तो इस स्लाइड की हमने सारी बातें कर दी, सारी बातें यहाँ पे क्लियर होती हैं। ओके, तो